वेलकम टू अगस्ता नेट क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जेनेटिक्स। साइटोलॉजी से हो गए सेल, सेल ऑर्गेनेली, सेल साइकिल एंड डिवीजन। अब जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि जेनेटिक्स में हम लोगों को दो चैप्टर हैं नीट्स में। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दो चैप्टर से हैं और यहां से करीब 5 से 7 सवाल आते हैं। ठीक से अगर हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो हम लोगों के 7 सवाल 8 सवाल क्लियर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस जाने कि इनहेरिटेंस क्या है। कैरेक्टर्स, ट्रेट्स या क्वालिटीज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो चरित्र, जो कैरेक्टर्स, जो विशेषताएं ट्रांसफर होती रहती हैं, जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होती हैं, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के केस में, ह्यूमन हमेशा ह्यूमन ही पैदा करते हैं। आदमी आदमी ही पैदा करेंगे, मंकी मंकी पैदा करेंगे। आदमी कभी मंकी नहीं पैदा करते हैं। आदमी के केस में एक स्पीशीज के अंदर देखें, एक स्पीशीज के अंदर भी पेरेंट्स को सन कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। एक फादर और एक पुत्र दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं आ जाती हैं, लेकिन कुछ विषमताएं भी आ जाती हैं, उसको वेरिएशन कहते हैं। ये कौन से कारक हैं, कौन से फोर्स हैं जो जनरेशन से जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं? इसके बारे में वैज्ञानिक हमारे एक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। वो सोचना शुरू किए कि ये कौन से कारक हैं, कौन सी फोर्स है, कौन सी ताकत है जो कैरेक्टर्स को, क्वालिटी को, ट्रेट्स को एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते रहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनके बारे में अगर हम देखें, ये ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 से 1884 के बीच में रहे, करीब 62 साल जिंदा रहे हैं। 62 साल की अवस्था में इन्होंने बड़ा असाधारण काम किया। साधारण परिवार में पैदा हुए थे, कृषक परिवार में, लेकिन पढ़ाई लिखाई इन्होंने बड़े हाईएस्ट लेवल पे की। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश था, अब इसको चेकोस्लोवाकिया कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम चेकोस्लोवाकिया है। वहीं के रहने वाले थे। ब्रून एक शहर है, ब्रून, वहीं के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक मांग हुए पादरी। मांग आप जानते होंगे, जो हमारे चर्च है वहां पे एक पुजारी होते हैं हमारे, हम लोग चाहे उसको तपस्वी कहें, चाहे मठाधीश कहें, चाहे संत कहें, उसी तरह से मांग थे पादरी चर्च में। पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर हम इनको देखें तो ये बायोलॉजिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक। सेकेंड, ये मेट्रोलॉजिस्ट भी थे, ऋतु वैज्ञानिक। देखिए, बायोलॉजी के साथ साथ इन्होंने मेट्रोलॉजी भी अध्ययन किया। उसके बाद मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिक का भी इन्होंने स्टडी की। पढ़ाई लिखाई देखिए कितना हाईएस्ट लेवल पे किया इन्होंने। उसके बाद ये एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे। अब देखिए कितने क्षेत्रों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। बायोलॉजी के क्षेत्र में, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने डिग्रियां हासिल की। पढ़ने के बाद ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया का एक ब्रून शहर है, वहीं पर एक चर्च है, नाम है उसका सेंट थॉमस एबे। इसको ध्यान रखिएगा। इसी पे वो मॉन्क थे, पादरी थे, पुजारी थे। कभी कभी पूछा जाता है किस चर्च में थे, तो चर्च का क्या नाम था? सेंट थॉमस एबे। यहां पे मंक के रूप में, पादरी के रूप में ये आए, काम करने लगे। और उस चर्च के किचन गार्डन थे, बोटेनिकल गार्डन थी, फील्ड थी, वहीं पे स्टडी किए। वो घूमने लगे और उनके दिमाग में यह बात घूमने लगी कि वो कौन सी फोर्स है, कौन सी ताकत है जो कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को, क्वालिटी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाती है।
और उसी किचन गार्डन में स्टडी शुरू की, रिसर्च शुरू की। आप देखेंगे इन्होंने रिसर्च के लिए प्लांट, एक पौधा चुना, वो था आपका पिसम सेटाइबम, पी प्लांट्स, पिसम सेटाइबम। मटर के पौधे को उन्होंने चयन किया रिसर्च के लिए, खोज के लिए, कि इसको हम कैसे देखा जाए, कैसे स्टेट्स को देखा जाए कि जनरेशन से जनरेशन ये कैरेक्टर्स जो इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, कौन सी फोर्स है, कौन से फैक्टर है जो इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। पहले विश्व के वैज्ञानिक थे जिनके दिमाग में आई जेनेटिक्स की, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बुक्स में लिखा है कि इन्होंने 28,000 से लेकर के 30,000 पौधे का सिलेक्शन किया। किसी किसी बुक में 28,000 लिखा है, किसी किसी बुक में 30,000 लिखा है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि मेंडल ने कितने पौधे का सिलेक्शन किया। 28,000 से 30,000 के पौधों का चयन किया उस बोटेनिकल गार्डन में, और उसमें से 10,000 पौधे तो उन्होंने स्वयं उगाए। 10,000 पौधा उन्होंने स्वयं उगाया। 28 से 30,000 पौधे का उन्होंने सिलेक्शन किया, मटर के पौधे का। 10,000 पौधे रिसर्च के दौरान उन्होंने स्वयं उगाया। कितनी मेहनत किया इन्होंने। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि 7 इयर्स, इन्होंने 7 वर्ष तक रिसर्च का काम किया, स्टडी का काम किया। 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने रिसर्च किया मटर के पौधे पर। 28 से 30,000 पौधे का चयन किया, 10,000 पौधे उगाया, और 7 वर्ष तक इन्होंने स्टडी किया, 1856 से 1863 तक। 1864 में ये रिसर्च कर लिए। 1865 में इन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश किया। इंपॉर्टेंट ये है, ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1865 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर जो है, वो रिसर्च पेपर में है ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक रिसर्च ये पत्रिका है, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में का जो पत्रिका है, उसमें इन्होंने अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश किया। पॉइंट्स क्या था जिस पर इन्होंने रिसर्च किया, जिस पर इन्होंने पब्लिश किया था, यह था हमारा एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये नोट किए रहिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है टॉपिक, क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। किसमें किया? ब्रून नेचुरल सोसाइटी, 1865 में। 7 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद पब्लिश किया ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पर। यह पूछा जाता है किस टॉपिक पे मेंडल ने रिसर्च पब्लिश किया था, किस पे किया था? ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। किस पत्रिका में पब्लिश किया? ब्रून नेचुरल सोसाइटी। किस वर्ष किया? 1865 में। कितने साल काम किया? 7 इयर्स। 7 इयर्स तक काम करने के बाद ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश किया 1865 में। टॉपिक क्या था? ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा टॉपिक था जिसपे मेंडल ने अपने रिसर्च को पब्लिश किया। एक सवाल कभी कभी और पूछा जाता है, किस लैंग्वेज में उन्होंने अपने रिसर्च को पब्लिश किया? जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश किया। 7 वर्ष की स्टडी के बाद पब्लिश किया 1865 में जर्मन लैंग्वेज में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितने मैंने टॉपिक दिखे हैं ये क्वेश्चन है। उसके बाद मेंडल ने जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि फैक्टर्स, कौन से ऐसे कारक है, कौन से ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रही है। मेंडल ने उसको फैक्टर कहा। वेरी इंपॉर्टेंट कहा, ये फैक्टर है। दिस इज फैक्टर व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। उसका नाम उन्होंने क्या दिया? फैक्टर, जो बाद में चल करके जॉनसन ने इसको जीन्स कहा 1909 में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर कहा था
कि वो फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है। उसी को 1909 में जॉनसन ने जीन कहा। अब आप बात क्लियर हो गई होगी कि जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा था। यह बात क्लियर हो गई। 1865 में पब्लिश करने के बाद, रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं, 1865 में जब वो पब्लिश किए अपने रिसर्च वर्क को, कोई साइंटिस्ट ध्यान नहीं दिया, सब रिसर्च उनका पड़ा का पड़ा रह गया। 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, इसके नाम को याद रखिएगा। 1900 में 3 वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डी ब्रिश, हॉलैंड के रहने वाले थे। दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के रहने वाले थे। तीसरे वैज्ञानिक थे इरिक वॉन टेस्मार्क, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 1900 में इन्होंने मेंडल के रिसर्च को रीडिस्कवर्ड किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 1900 में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी ब्रिश, कार्ल कोरेन और आपके शेरमार्क, इरिक वॉन टेस्मार्क, 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के रिसर्च को रीडिस्कवर्ड किया 1900 में। 1865 में उन्होंने पब्लिश किया था। 19 में ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के रहने में अलग अलग ढंग से रिसर्च करके मेंडल के नियम को फिर से देखा। मेंडल के नियम नहीं, मेंडल के रिसर्च को फिर से रीडिस्कवर्ड किया। ये पूछा जाता है कि रीडिस्कवर्ड कब किया गया, किन वैज्ञानिकों ने किया। अलग अलग इन्होंने काम किया था। जैसे ह्यूगो डी ब्रिश मेज के प्लांट पर काम किए थे, मक्का पे। कार्ल कोनिंग पी गार्डन पर काम किए थे। और ये हमारे शेरमार्क, ये फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम किए थे। अलग अलग इन्होंने काम किया था, अलग अलग ढंग से, अलग अलग देश के भी रहने वाले थे। इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया मेंडल के नियम को 1900 में। जब इन्होंने रिसर्च करके देखा, तब जाकर के मेंडल के जो 1865 में रिसर्च किए थे उसकी याद आई। इन लोगों ने कहा कि ये तो 1865 में रिसर्च किया जा चुका है। फिर जाकर के मेंडल की थ्योरी को 1900 में श्रेय मिला। कितने वर्ष के बाद? मेंडल के 1865 में उन्होंने जो रिसर्च किया था, 34 वर्ष के बाद 1900 में, और मरने के 16 वर्ष के बाद 1884 में मर गए। रिसर्च पेपर पब्लिश होने के 34 वर्ष बाद और उनकी डेथ के 16 वर्ष के बाद मेंडल को फिर याद किया गया कि मेंडल जो आज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेंडल 1865 में ही इसको रिसर्च कर चुके थे। तब जाकर के इनको श्रेय मिला। और एक्चुअल में मेंडल ने कोई नियम नहीं बनाया था, वो तो केवल रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। मेंडल के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, उसको असलियत में ये तीनों वैज्ञानिक बनाया, स्पेशली हमारे कार्ल कोनिन ने बनाया। मेंडल कोई नियम नहीं बनाए थे, नियम इन लोगों ने बनाया, लेकिन कहा कि मेंडल्स लॉ है, क्योंकि मेंडल को श्रेय दिया गया। और इन्हीं वैज्ञानिकों ने फिर कहा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फिर इनको क्या कहा? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये हमारे जाकर के आपके, ये मेंडल की हमारी थोड़ी सी की हिस्ट्री के बारे में है। एक बार हल्के से रिवाइंड करके मैं आगे बढ़ता हूं। 1882 से 1884 ऑस्ट्रिया के रहने वाले, ब्रून शहर में पढ़ाई लिखाई हाईएस्ट लेवल का, बायोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड एजुकेशनिस्ट। थॉमस एबे में, ये ब्रून शहर के थॉमस एबे में, सेंट थॉमस एबे में ये मॉन्क थे। पी सेटाइजम के पौधे पर उन्होंने काम किया, 7 वर्ष तक काम किया। 1856 से लेकर के 1863 तक 28,000 से लेकर के 30,000 पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया। 10,000 पौधे उन्होंने स्वयं उगाए। 1865 में उन्होंने अपने रिसर्च पेपर ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पब्लिश किया। टॉपिक का क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। फैक्टर इन्होंने नाम दिया अपने रिसर्च पेपर में कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि बाद में जॉनसन ने इसको जीन्स कहा। 1900 में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी ब्रिश, कार्ल कोनिंग एंड शेरमार्क, इनके रिसर्च को रीडिस्कवर्ड किया। फिर जाकर के इनको श्रेय मिला। दिस इज द अबाउट मेंडल। जब इन्होंने रिसर्च पेपर
पब्लिश किया 34 वर्ष के बाद इनके वर्क को श्रेय दिया गया, मरने के 16 वर्ष के बाद। कारण क्या था? कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द कारण, क्यों 34 वर्ष तक ये इनका रिसर्च दबा पड़ा रह गया, फाइलों में कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पढ़ा नहीं। उसके 3 कारण बताए गए मेजर। नंबर 1, डार्विन्स बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया इन्होंने। आप इवोल्यूशन के चैप्टर में डार्विन को पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। 1809 से लेकर के 1882 तक थे। 1809 से 1882 डार्विन करीब करीब इन्हीं के समकक्ष थे। 1884 में वो मरे। 1882 में वो 62 साल या करीब 70-72 साल जिए थे। इन्होंने बुक्स लिखी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया। डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो 19 किताबें लिखे हैं। उसमें से कुछ किताबों को मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 1859 में पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक्स, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, ये 1871 में पब्लिश हुई। तीसरी बुक, द एक्सप्रेशन इन इमोशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 बुक्स हैं 19 में। मेंडल के रिसर्च जो दबे रह गए, उसका मेन कारण था कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश हो की थी। जितने वैज्ञानिक थे इसी बुक्स में इन्हीं की थ्योरी के बारे में सब उलझे हुए थे। मेंडल की थ्योरी के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसका पूरी दुनिया में डंका बजा था। मेंडल के समय ये भी हुए थे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक्स निकली, आप समय मिले तो उसको पढ़िएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट, मौका लगेगा पढ़िएगा। जिसमें से इसी बुक्स के जो पब्लिश हुई 1859 में, ये 1871 और 72 में हुई। वैज्ञानिक इसी की रिसर्च में उलझे हुए थे, इसलिए मेंडल के जो रिसर्च पेपर था उस पर कोई ध्यान नहीं गया। नंबर 2, मेंडल जो अपना रिसर्च वर्क किए थे वो मैथमेटिकल में किए थे, मैथमेटिक्स के रूप में दिए थे। और वैज्ञानिक जो बायोलॉजिस्ट थे वो मैथमेटिक्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि बायोलॉजी का मैथ से क्या मतलब है, इसलिए भी कोई नहीं ध्यान दिया, क्योंकि इनके डाटा जो मैथमेटिकल थे। तीसरा कारण जो बताया जाता है, इट वाज द अहेड ऑफ इट्स टाइम, समय से बहुत दूर की बात मेंडल कर दिए थे, इसलिए भी वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। ये रिसर्च पेपर इनका पड़ा का पड़ा रह गया 34 वर्ष तक। 3 कारण थे, डार्विन्स बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मैथमेटिकल डाटा, और समय से पहले इन्होंने बात कही थी वो समझ में नहीं आया। इसलिए इनका 34 वर्ष तक कोई इनके रिसर्च पेपर कोई अता पता नहीं लगा। ये पूछा जाता कभी कभी, व्हाट वर द रीजन हिडन ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल का रिसर्च का इतने दिनों तक छिपे रहने का क्या कारण था। मेंडल ने जो अपना पौधा सिलेक्ट किया, प्लांट्स, पी प्लांट्स, पिसम सेटाइवा, कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों मटर के पौधे में क्या खास बात थी जो मेंडल ने मटर के पौधे को चयन किया। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, यह भी कभी कभी पूछा जाता है। क्या है? नंबर 1, एनुअल प्लांट्स। मटर का पौधा एनुअल प्लांट्स है, 1 साल में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको उगा करके इसके रिजल्ट को, रिसर्च को जल्दी से हम देख सकते हैं। एनुअल प्लांट था इसलिए। दूसरा, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, स्टेमन एंड कार्पेल्स। मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, स्टेमन और कार्पेल्स दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। बड़ी आसानी से अगर हम चाहें तो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स है। इसलिए भी मेंडल को आसानी हुई कि एक प्लांट्स को
ले करके रिसर्च करने में, और रिसर्च करने के बाद उसको रिजल्ट को देखने में, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कराने में इनको आसानी हुई, इसलिए मेंडल ने पी के पौधे को, मटर के पौधे को चयन किया। तीसरा है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स बट क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो वेरी इजिली, डू वेरी इजिली। मटर का पौधा नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसके स्टेमन को या इसके कार्पेल्स को बांध करके या काट के हटा करके हम क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो डू वेरी इजिली। मटर के पौधे में हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन चाहें तो आसानी से हम करके देख सकते हैं, करा सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए था। फिफ्थ रीजन था शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 3-4 महीने में ये पौधा तैयार हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी रिजल्ट हमको मिलते गए, जल्दी जल्दी मेंडल ने रिजल्ट को देखा। और है सिक्स्थ है मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन पी प्लांट्स। बहुत सारे इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षण होते हैं। जैसे छोटा पौधा, लंबा पौधा, इसके फूल को देखो कॉन्ट्रास्टिंग होता है, व्हाइट होगा, रेड होगा। इसके सीड को देखो, ये कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे के विपरीत लक्षण इसमें ज्यादा होते हैं। और सेवंथ था लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। इसकी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट होते हैं। ये 6-7 रीजन थे जिसके आधार पर मेंडल ने पी प्लांट्स को चयन किया और उनको अपने प्रैक्टिकल करने में, रिसर्च वर्क करने में आसानी हो गई। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मेंडल की थ्योरी इतने दिन तक क्यों पड़ी रह गई 34 वर्ष तक, उसके कारण 3 हैं। और मेंडल ने पिसम सेटाइव और मटर के पौधे को चयन क्यों किया, इसके कारण हमने 6-7 आपको बता दिए। और एक छोटा सा और है, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चयन किए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चयन किए थे। इसमें से कुछ डोमिनेंट थे, कुछ रेसेसिव थे। डोमिनेंट का मतलब है कि जो कैरेक्टर दिखता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो है तो लेकिन दिखता नहीं है, छिपा है, वो रेसेसिव हो गया। ये 7 कैरेक्टर्स थे। कौन कौन, ये ध्यान में रखिएगा, इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, अक्सर पूछा जाता है। पहला था उन्होंने फ्लावर का कलर देखा, इसमें से पर्पल इसका डोमिनेंट था, व्हाइट इसका रेसेसिव था। दूसरा कैरेक्टर था फ्लावर की पोजीशन को उन्होंने जब चेक किया, एक था एक्सिलरी और दूसरा था टर्मिनल। एक्सिलरी इसका डोमिनेंट है और टर्मिनल इसका रेसेसिव कैरेक्टर है। पौधों की लंबाई को उन्होंने अगर देखा तो लंबाई में एक तो है लॉन्ग, ये हमारा डोमिनेंट है, दूसरा हमारा शॉर्ट या ड्रॉप, ये हमारा रेसेसिव है। फोर्थ कैरेक्टर है पोट के कलर को, यानी फली के रंग को, ग्रीन इसमें से डोमिनेंट है, येलो इसमें से रेसेसिव है। फिफ्थ है हमारा पोट का शेप, फली का शेप, इसमें है इन्फ्लेटेड और रेसेसिव है कंस्ट्रिक्टिव, सिकुड़ा हुआ। 6 है सीड की शेप, हाइट, राउंड सीड एंड व्रिंकल सीड। 7th है शीट का कलर, शीट के कलर में येलो है डोमिनेंट, ग्रीन है रेसेसिव। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चयन किए थे अपनी रिसर्च में। ये 7 कॉन्ट्राक्टर हैं, इसमें से कौन डोमिनेंट था, कौन रेसेसिव था, इसी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने देखते हुए अपने पूरे रिसर्च को किया था। 7 वर्ष तक क्रॉस कराया था। क्रॉस कराने के बाद अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था 1865 में। वो रिसर्च पेपर के आधार पर 3 वैज्ञानिक जो हमने चर्चा किया, इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया 1900 में, और रीडिस्कवर्ड के बाद देखा कि ये तो 1865 में मेंडल ये सब रिसर्च कर चुके थे। फिर जाकर के मेंडल की याद आई, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। फिर कार्ल कॉर्निक्स ने मेंडल के नियम बनाए उसी रिसर्च के आधार पर, इसलिए वो मेंडल के 3 नियम बने, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल के बारे में था। अब हम इनके मेंडल के लॉ को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा।
ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अगर 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है, और मैं ये कह भी सकता हूं कि ये जो हमने बताया इसमें से 1-2 सवाल जरूर आते हैं, चाहे वो मेंडल की थ्योरी क्यों छिपी रह गई, चाहे वो प्लांट का सिलेक्शन क्यों हुआ, चाहे वो मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, या मेंडल की हिस्ट्री के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में, इसमें से 1-2 सवाल आते हैं। मेरा आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगेन एंड अगेन इसको देखेंगे तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स।